भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पिछले हफ्ते गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में उथल-पुथल मची हुई है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मौजूदा सरकार और साथ ही पाकिस्तानी सेना के सत्ताधारियों के साथ पंगा लिया है। राजनेताओं के साथ साथ जनता के कुछ प्रतिनिधियों को भी शक है कि सेना किसी भी वक्त इमरान को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। चौंकाने वाली बात यह है कि पहली बार जनता में सेना के खिलाफ आक्रोश बढ़ा है। कई कोर कमांडरों के घरों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। देश के कोने कोने में गृहयुद्ध जैसी विस्फोटक स्थिति है, लेकिन एक भी नेता ऐसा नहीं दिख रहा जो तूफान को शांत कर सके। पाकिस्तान का दुर्भाग्य यह है कि जब से देश आजाद हुआ है, उसके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो देश के हित को ध्यान में रखकर शासन कर रहा हो। हर शासक ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सत्ता संभाली है और उन्होंने लोगों के दर्द और अन्याय को दूर करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे नीच नेताओं के कारण लोगों में अल्पतावाद की जड़ें गहरी हो गई हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पूरी तरह अराजकता है। गरीबों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, मध्यम वर्ग में आत्महत्या का रेट्स बढ़ रहा है और कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी हर दिन ईद मना रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। महंगाई ने अपना कहर बरसाया है। सिंधियों, बलूचियों और पठानियों ने पंजाबियों के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और कराची में मुहाजिरों का कत्लेआम किया जा रहा है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निवासी भी विद्रोह कर रहे हैं। सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। कानून और व्यवस्था शब्द का कोई मीनिंग नहीं रह गया है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बने एक अमेरिकी थिंक टैंक ने भविष्यवाणी की है कि एक दशक के भीतर पाकिस्तान छोटे राज्यों में बिखर जाएगा। एक देश के रूप में पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। पहले बांग्लादेश अलग हुआ और अब पश्तून सिंध बलूचिस्तान में भी असंतोष का माहौल है। सेना के अत्याचारी रवैये को लेकर पिछले कुछ समय से बलूचिस्तान के लोग गुस्सा है। इसलिए अगर पाकिस्तानी सेना बंदूक की नोक पर बलूच समस्या को खत्म करने की कोशिश करती है तो उसके नतीजों से बचना मुश्किल होगा। अब खुद पाकिस्तानी नागरिक पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान देश का क्या पूरा देश आबाद और अखंड रह सकता है? 52 साल पहले दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के रूप में अपना आधा प्रदेश खो दिया था। उसके बाद भी पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई सबक नहीं सीखा है। आज हमारे इस पड़ोसी देश की हालत यह है कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाने वाली स्थिति है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अगर पाकिस्तान का फिर से बंटवारा हुआ तो कौन से प्रांत बनेंगे और प्रत्येक नए राज्य का नया नेता कौन होगा। इसकी चर्चा घर घर में हो रही है। 7 साल पहले लंदन में अप्रेस्ड नेशंस ऑफ पाकिस्तान के नेताओं की एक बैठक हुई थी। लंदन के एक्टन टाउन हॉल में हुई इस बैठक में पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों के नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के मौजूदा शासन के खतरों को खारिज करना और पाकिस्तान के राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना था। साथ ही एक लोकतांत्रिक, समतावादी व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें प्रत्येक राज्य स्वतंत्रता के कई रूपों का आनंद ले सके। आश्चर्य की बात यह है कि इस बैठक में चर्चा के दौरान ये भी तय किया गया कि भारत के मुसलमानों को भी इस बात से अवगत कराया जाए कि 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए उनके भाई बंधु कितने दुखी हैं। वे ऐसा सोच रहे हैं कि भारत के मुसलमान एकजुट हों, संगठित हों और पाकिस्तान के पुनर्गठन में विभिन्न प्रांतों के नेताओं की मदद करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालें। दूसरे शब्दों में, जो नेता बगावत करना चाहते हैं वे उम्मीद करते हैं कि जैसे भारत सरकार ने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को एक अलग बांग्लादेश बनाने में मदद की, ठीक उसी तरह पंजाब, सिंध, पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान जैसे पाकिस्तान के प्रांतों के निर्माण में मदद करेगी। पाकिस्तान का सिंध प्रांत इस तरह के हमले की तैयारी कर रहा है क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारी बलूची और सिंधी मुजाहिदीन पर सबसे ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। कुछ समय पहले पेशावर में मिले सिंधी, बलूच, पश्तून और मुहाजिर नेताओं के भाषण और व्यवहार से लगता है कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान में बड़ी उथल-पुथल मचने वाली है। नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। पिछले दिनों लंदन में भी एक बैठक में 12 बिल पास किए गए। इन सभी का उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान को 6 नए राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान का फिर से विभाजन हो जाएगा और एक स्वतंत्र मौजूदा पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसका नाम नक्शे से गायब हो जाएगा। क्या भविष्य के ये संकेत सच होंगे? एक बात साफ हो गई है कि साल 2023 पाकिस्तान की अखंडता को चुनौती देने वाला साल बन गया है। एक के बाद एक जितनी राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है, सामाजिक जीवन भी उथल-पुथल में है और ऐसा लगता है कि देश माफियाओं, ड्रग सिंडिकेट और हथियारों के तस्करों के हाथों में है। एक तरह से पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान, जिसने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और पिछले 10 वर्षों से अफगानिस्तान में उग्रवाद को बढ़ावा दिया है, तालिबान सेना की जीत में महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है,
उसी पाकिस्तान को खुद के घर में सिंध प्रांत और खासकर अपने इकोनॉमिक कैपिटल कराची में हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। लैटिन अमेरिकी नेशन कोलंबिया से आतंकवाद विरोधी एक्सपर्ट्स को मदद के लिए बुलाया गया है। लगभग 1.5 करोड़ लोगों की आबादी वाले पाकिस्तान का बिजनेस कैपिटल कराची आज बदहाली की स्थिति में है। पिछले 10 महीनों की खूनी हिंसा ने 1000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। शहर की सड़कों पर आधुनिक हथियार पहुंच चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक कराची में करीब 20,000 गैरकानूनी हथियार घूम रहे हैं। अपराधियों और आतंकवादियों के पास पुलिस से अधिक मॉडर्न और घातक हथियार हैं। कराची आज दुनिया का सबसे खौफनाक शहर बन गया है। इस हिंसा की जड़ में पाकिस्तानी शासकों द्वारा उर्दू भाषी मुसलमानों यानी मुजाहिरों को राजनीतिक रूप से हैरेस्ट करने का प्रयास है, जो आज़ादी के समय भारत से आकर पाकिस्तान में बस गए थे। 1998 में नवाज शरीफ ने सिंध प्रांत के नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 245 का इस्तेमाल किया और मुत्तहिद कौमी मूवमेंट यानी मुहाजिरों को खत्म करने के लिए सेना को खुली छूट दी। इसके बाद से मुहाजिर नेताओं को एक एक कर गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें फटकारा जा रहा है और अब सैन्य अदालतें स्थापित करने और उन पर मुकदमा चलाने का चक्र चल रहा है। पाकिस्तान के सभी विरोधियों ने नवाज शरीफ द्वारा लगाए गए इस मिनी मार्शल लॉ के खिलाफ संगठित किया है और अभी भी परवेज मुशर्रफ के बाद जरदारी गिलानी और यहां तक कि इमरान खान और शाहबाज शरीफ शासन द्वारा लागू किया गया है। पाकिस्तान में ज्यादातर राजनीतिक दलों के पास अपनी मिलिट्री पावर है और वे आधुनिक हथियारों से सज्ज हैं। कानूनविदों का मानना है कि अगर बुनियादी अधिकार छीन लिए जाते हैं तो ये हत्याएं और बढ़ेगी। सेना को राजनीतिक संघर्ष सौंपने से देश के शासन में अधिक से अधिक राजनीतिक भागीदारी के लिए सेना की भूख फिर से जाग उठी है। जुल्फिकार भुट्टो ने आपातकाल लागू करने के लिए अनुच्छेद 245 का उपयोग करने की गलती की थी और परिणामस्वरूप जनरल जिया उल हक ने विद्रोह किया और भुट्टो को बर्खास्त कर दिया, उन्हें कैद कर लिया और अंत में उन्हें फांसी दे दी। नजूमियों का ये भी कहना है कि उग्रवाद, विश्वासघात और हत्या के चक्रव्यूह से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बहुत बुरे होंगे। अराजकता बढ़ रही है और शासकों का बढ़ता अत्याचार विद्रोह की स्थिति पैदा करेगा। सालों तक जिस पाकिस्तानी अधिकारियों ने नेता को जेल में कैद करके रखा था, उस जीएम सईद का बेटा सईद इमदाद शाह ने भी अभी पाकिस्तान की जो हालत है उसकी जमकर आलोचना की। हमारी जमीन हड़प ली जाती है, हमारा पानी छीन लिया जाता है और बदले में हम सिंधी मुसलमानों के साथ अधिकारियों द्वारा जंगली कुत्तों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। इस सिंधी नेता ने ये भी घोषणा की कि हम सिंधी पाकिस्तान का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे, पाकिस्तान एक सेक्युलर देश बना रहेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान की तुलना डूबते जहाज टाइटैनिक से की। टाइटैनिक अचानक समुद्र में नहीं डूबा, धीरे धीरे उसने जल समाधि ली। पाकिस्तान का भी यही हाल है और यह कोई फिल्म नहीं है, लेकिन यह एक सच्चाई है। अल्ताफ हुसैन ने मोहम्मद अली जिन्ना की अवहेलना की और जोर देकर कहा कि मोहाजी सिंध में एक अलग जिन्हापुर नहीं बनाने जा रहे थे। हम जिन्हा का नाम किसी नए प्रांत के साथ नहीं जोड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान की शक्तिशाली पंजाबी लॉबी ने सेना, सरकारी तंत्र और आईएसआई में प्रवेश कर लिया है। वे बलूची, पश्तून, सिंधी को बाहरी मानकर उन पर अत्याचार करते हैं। अल्ताफ हुसैन ने आह्वान किया कि पाकिस्तान देश के अंदर फंसे छोटे देशों को अब इस तरह के हरासमेंट को सहे बिना अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। सिंधियों ने विरोध किया कि वे पाकिस्तान की टोटल इनकम का 60% उत्पन्न करते हैं, फिर भी उन्हें राष्ट्रीय बजट का केवल 6% अलॉटेड किया जाता है। इसके अलावा पंजाब को छोड़कर सभी पाकिस्तानी प्रांत 90% यील्ड का उत्पादन करते हैं, लेकिन केवल पंजाब और उसके नेता, जिनके पास केवल 10% हिस्सा है, वे सभी सुख सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। अरे, बलूचिस्तान का कोई भिखारी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि वो पंजाब प्रांत की भाषा नहीं बोल सकता। इस स्थिति से पाकिस्तान की छोटी रियासतों को ये कड़वाहट महसूस हो रही है कि उनकी हालत अपने ही देश में विदेशी प्रवासियों जैसी सेकंड क्लास के नागरिकों जैसी है। बात यहीं खत्म नहीं होती। सिंध के नेताओं ने ये भी शिकायत की है कि सिंध राज्य सरकार के हैवी रेवेन्यू को छीनने के लिए पाकिस्तान सरकार कराची पोर्ट, नेशनल हाईवे और स्टील मिलों को अपने कब्जे में लेना चाहती है। वहीं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बोस्निया और चेचन्या के नागरिकों को अवैध तरीके से देश में बसाने की सरकार की कोशिशों से स्थिति और भी चिंताजनक होती जा रही है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध नजूमी इंतेज़ हुसैन जंजानी ने भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान जल्द ही अस्तित्व में नहीं रहेगा, पाकिस्तान में बंटवारा होगा। आगे जो उल्लेख किया गया वह ये है कि मुत्तहिद कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन ने लंदन में ऐतिहासिक बैठक में कहा था कि भारत को विभाजित करके पाकिस्तान का निर्माण करना सबसे बड़ी गलती थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती की। उन्हें मुसलमानों की खुशी के लिए एक अलग स्वर्ग बनाना था,
लेकिन आज सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान उतने भाग्यशाली नहीं हैं जितने कि भारत के मुसलमान जिन्हें स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। बलूचिस्तान और पेशावर में निजी जगहों पर इकट्ठा होने वाले सभी नेता और दर्शक पाकिस्तानी नागरिक हैं, लेकिन वे लेके रहेंगे आज़ादी का नारा लगाते हैं, जिसका मतलब है कि वे वर्तमान में गुलामी की स्थिति में रह रहे हैं। सिंध बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि वे एक अत्याचारी तानाशाह की एड़ी के नीचे दबे हुए लोग हैं। पाकिस्तान के एक नेता सरदार अतुल्लाह मेंगल ने यहां तक कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को अब बचाया जा सकता है। अतुल्लाह मेंगल एक बहुत ही प्रभावशाली बलूच नेता हैं और उनके बेटे नसीर कभी बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री थे। पाकिस्तान के एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आने के 75 साल बाद भी बलूचियों, पश्तूनों, सराइकिस और सिंधियों को यह नहीं लगता कि वे एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। पाकिस्तान के शासकों में पंजाबी लॉबी का बहुत दबदबा है। उन्होंने अन्य मुसलमानों को इस हद तक अलग थलग कर दिया है कि वे पाकिस्तानी नागरिक होते हुए भी अपने ही देश में विदेशी जैसा महसूस करते हैं। एक अन्य बलूच नेता महमूद खान अकाजी ने पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पर शोक व्यक्त किया और कहा कि पाकिस्तान बर्बादी की राह पर जा रहा है। हम पठान ब्रिटिश हुकूमत के आगे भी नहीं झुके और निश्चित रूप से हम आईएसआई के शासन के आगे भी नहीं झुकेंगे। अब हम और गुलामी सहने को तैयार नहीं हैं। जब प्रदेश और जनता के भविष्य का गला घोटने की राजनीतिक साजिशें रची जा रही हैं तो पूरी दुनिया के सिंधी लोगों को एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। एक तरह से पाकिस्तान के 4 प्रशासनिक प्रांत हैं: बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनवाला। इसके अलावा इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर कई आदिवासी इलाके हैं। इन आदिवासी इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है और सीधे इस्लामाबाद से प्रशासन किया जाता है। जानकारों का मानना है कि एक बार इमरान को लेकर विवाद शांत हो गया तो नई सत्ता के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका पाकिस्तान को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगा। अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार बंदर के हाथ में तलवार की तरह है। दुनिया पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती। ये संभव है कि लंबी अवधि की रणनीति के तहत अमेरिका पाकिस्तान पर एक जिम्मेदार, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक देश बनने का दबाव डाले। इसके क्या परिणाम होंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यह सब पाकिस्तान के स्वभाव के खिलाफ है।